तो शिक्षा विभाग पूरी तरह से अपने कहा जाए पहलुओं को कड़े कसता हुआ नजर आ रहा है। अब उसका क्या कारण है, क्यों ऐसा शिक्षा विभाग पूरी तरह से शक्ति बरतता हुआ आ रहा है? कहीं ना कहीं इसका माध्यम ये देखा जाए तो डिजिटलाइजेशन का भी कारण माना जा सकता है। जैसा कि कहा जाए केंद्र सरकार पूरी तरह से डिजिटल इंडिया बनाने के प्रयासरत है। वहीं पर हमारे पास बात करने के लिए आज हमारी डिबेट में भाग ले रहे हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के संगठन मंत्री सुशील सिन्हा जी। उन्हीं से जानेंगे क्या कुछ है शिक्षा विभाग के संदर्भ में, कब से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में गए और कौन कौन सी लड़ाई लड़ी, कौन कौन से आंदोलन किए, उस आंदोलनों में कितना उन्हें सफलता मिल पाई या कहीं ना कहीं कहा जाए असफलता का मुंह देखना पड़ा। इन सारी चीजों के जानने के पहले ही हम आपको और भी बताना चाहेंगे कि उनके पास क्या कोई विकल्प है लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने का, या फिर क्या कुछ है, उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। सिन्हा जी, पहले तो युवा भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न आपका है कि आप उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा पर जो संघ है, शिक्षक संघ, उसके संगठन में कई लंबे अरसे से कार्यरत है। तो हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करिए कि संगठन में, संघ में कब से कार्य कर रहे हैं आप? देखिए, संघ में तो हम 2006 से कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य ये है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे पिता श्री दुर्गाचरण सिन्हा जी हैं और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्हीं से सीख करके हम लोग भी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए और उनको समृद्ध करने के लिए कार्य करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़े ही संघर्षशील हैं और हमारा सौभाग्य, जैसा कि हमने आपसे बताया कि मैं उनका पुत्र हूँ, तो इस नाते हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर, उन्हीं के कदमों पर चल करके मान्यता प्राप्त विद्यालयों को, जो लगभग 1,25,000 विद्यालय है पूरे प्रदेश में, उनको संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। सिन्हा जी, इस समय देखा जाए जैसा मान्यता प्राप्त आपने कहा, तो लोगों की सोच होती है, जो कहा जाए कि मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, उनकी एक सोच होती है कि ये पढ़ गए, कुछ जॉब नहीं कर पाए, कुछ भी कहीं से कुछ धन अर्जित करके विद्यालय संचालित करना चाहते हैं, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र में शिक्षा को कहा जाए फैलाने का कार्य करते हैं, लोगों को शिक्षित करने का कार्य करते हैं। लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है कि यदि उनका विद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं तो उनके ऊपर प्रेशर है। तो किस तरीके से, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद यानी प्रयागराज का, उसने बहुत ही कहा जाए मानक बहुत ही कठिन कर दिया है और नहीं लगता है कि मध्यम वर्गीय लोग उसको पूरा कर पाएंगे। तो कैसे, क्या? देखिए, आपका कहना भी सही है कि मध्यम वर्गीय लोग मान्यता के मानक को नहीं पूरा कर पाएंगे, लेकिन यह मानक जो बढ़ा है ये 2022 और 2023 में बढ़ा है। बहुत सारे हमारे साथी आदती हो गए थे बिना मान्यता के विद्यालय चलाने के लिए। बरसों से सारे मानक पूरा होते हुए भी उन्होंने कभी मान्यता का आवेदन नहीं किया, न मान्यता लेने की कोशिश की, और कुछ तो भाई मान लेते हैं कि कोशिश किया और मान्यता नहीं मिली। आज जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, जो आप देख रहे हैं, मानक बढ़ गए और अब मानक में कोई सुधार नहीं होना है, यह माननीय मंत्री जी भी कह चुकी हैं और विभाग भी कह चुका है, सदन में भी ये बात स्पष्ट हो चुका है। और इसका कारण जहाँ तक मुझे पता है कि पूरे प्रदेश में प्रत्येक न्याय पंचायत में एक जियो स्कूल खुलना है, रिलायंस कंपनी का स्कूल खुलना है, और रिलायंस कंपनी का स्कूल बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद से ही मान्यता लेकर के संचालित हो, इसके लिए सरकार ने स्टैंडर्ड मानक कर दिया है। और अब किसी भी सामान्य शिक्षा समिति को प्राइमरी, जूनियर और हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता नहीं मिल रही है। निरर्थक प्रयास करना बेकार है, उनका पैसा डूबेगा और पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि बिना सुविधा शुल्क दिए कोई कार्य नहीं होता है। सारा सुविधा शुल्क डूबेगा और अंततः परिणाम ये होगा कि उनको मान्यता नहीं मिलेगा। मान्यता मिलने के लिए एक विकल्प सरकार ने दिया है और जिसमें मुझे ये बताया गया और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, मैं पूरा व्यक्तिगत तौर पर प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, वो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, जो सबसे पुराना बोर्ड है, 1824 का बोर्ड है, 2001 में सरकार ने अपने हाथ में लिया है
और न्यूनतम मानक पे वो 6 से 8, 6 से 10 और 6 से 12 की मान्यता दे रहा है। अभी भी वास्तव में जो शिक्षा समितियां विद्यालय मान्यता लेकर के विद्यालय चलाना चाहती हैं, वो उस बोर्ड से मान्यता लेकर के अपने विद्यालय को सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि माध्यमिक संस्कृत परिषद के द्वारा मान्यता तो ले सकते हैं, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं डाउट होंगे, क्योंकि संस्कृत से संबंधित जुड़ा है, तो लोगों को ये होगा कि उसका माध्यम क्या होगा, किस तरीके से बच्चे को पेपर की एक रूपरेखा होगी, बच्चा किस तरीके से पेपर देगा। क्योंकि लोग ज़्यादातर कहा जाए तो जैसे कि यूपी बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड हैं तो अनेकों अनेक, लेकिन ज़्यादातर गिने चुने बोर्डों के ही विषय में लोग जानते हैं। लोग प्रयास करते हैं कि यूपी बोर्ड से ज़्यादातर मान्यता लेने का, तो इसको लेकर के संस्कृत बोर्ड की क्या व्यवस्था है, कैसे क्या मान्यता लें? देखिए, संस्कृत बोर्ड सबसे पहले तो स्वीकार करना होगा भारतवासियों को, उत्तर प्रदेश के वासियों को, कि वास्तव में हमारी जो मातृभाषा है, हमारी जो देव भाषा है, वो है संस्कृत। और संस्कृत से इतना नफरत करना, इसका मतलब वो लोग देश से नफरत कर रहे हैं। संस्कृत बोर्ड में जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसे मैं दूर कर दे रहा हूँ। केवल 2 विषय, एक अनिवार्य संस्कृतम और एक संस्कृत साहित्य, जिसमें बहुत सारे वेद पुराण उपनिषद, व्याकरण, नव्य व्याकरण, प्राच्य विज्ञानवाद आदि किताबें हैं। यही 2 किताबें संस्कृत में पढ़नी है। बाकी सारे सब्जेक्ट और सारी किताबें यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की हैं। वही प्रकाशन है, वही किताबें हैं। हिंदी मीडियम में परीक्षा होनी है, हिंदी मीडियम में पढ़ाई होनी है, इंग्लिश की किताब इंग्लिश में पढ़ाई जानी है, गणित की किताब जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में लिखी जा रही है उसी भाषा में लिखी हुई है। ना कोई गणित संस्कृत में लिखा गया है, ना कोई अंग्रेजी संस्कृत में लिखा गया है, ना कोई विज्ञान संस्कृत में लिखा गया है, ना कोई सामाजिक विज्ञान लिखा गया है संस्कृत में, ना कोई कंप्यूटर की किताब संस्कृत में लिखी गई है। तो कैसे विद्यालय वाले मान ले रहे हैं कि सारा संस्कृत में पढ़ना पड़ेगा, हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। और ऑलरेडी 1026 विद्यालय पहले से चल रहे थे। इधर बेसिक शिक्षक संघ और हमारे प्रयासों से और सरकार के सहयोग से करीब 50 से ऊपर विद्यालयों की मान्यताएं 1 वर्ष के अंदर हुई हैं। सैकड़ों विद्यालय आवेदन करके और जिला विद्यालय निरीक्षकों के वहाँ जांच आख्या के लिए पड़े हुए हैं। तो ऐसे कैसे जो है भ्रम फैला दिया गया कि नहीं, संस्कृत बोर्ड से तमाम आईएएस हैं, तमाम आईपीएस हैं, इस बोर्ड से पढ़ करके तमाम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और बड़े बड़े पदों पे हैं, तमाम आचार्य हैं, तो सब लोग हैं। यह है, अब वो बोर्ड नहीं लग गया कि गुरुकुल पद्धति में धोती कुर्ता पहन के और चटैया बांध के पढ़ना है। सामान्य तरीके से सामान्य पढ़ाई होनी है और योग्य से योग्यतम बच्चे इसमें तैयार होने हैं। आखिरी विकल्प भी विद्यालय वालों के पास यही है। लगभग 40,000 विद्यालय ऐसे हैं जो बिना मान्यता के चल रहा है, वैधानिक चल रहे हैं या प्राइमरी की मान्यता है, इंटरमीडिएट तक चला रहे हैं। उन सबके लिए आखिरी रास्ता ये है। अगर विद्यालय वालों के पास अब भी समझ में नहीं आता है तो निकट भविष्य में उनकी बिल्डिंग, उनकी जमीन सब बेकार हो जाएगी और कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे कि मान्यता के नियमों को शिथिल कराया जा सके। शायद लोग नहीं जानते हैं कि जो भी शासनादेश बना है माध्यमिक शिक्षा का, वह जनमत के आधार पर बना है, किसी अधिकारी के कृपा पर नहीं बना है। जनमत लिया गया था उसके लिए कि क्या यह नियम लगाया जाए तो हित में है या अहित में है। तो ज़्यादातर संख्या आया था कि नहीं, यह नियम लागू होना चाहिए और उस आधार पर, अभिमत के आधार पर शासनादेश लागू हुआ है। कोई संशोधन उसमें संभव मेरे हिसाब से नहीं है। बाकी सरकार करती है तो कोई बात नहीं। सिन्हा जी, अगला प्रश्न है मेरा कि आपने बताया कि माध्यमिक संस्कृत परिषद से मान्यता तो ले ली जाए, लेकिन लोगों के अंदर डाउट एक और है, क्या मानक होंगे और जो मानक होंगे उनका इन्वेस्टिगेशन यानी निरीक्षण कौन करने जाएगा? जरा दर्शकों को बताने का प्रयास करिए। देखिए, माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद जो है वह केवल ग्रामीण क्षेत्र में 650 वर्ग मीटर यानी 7,000 वर्ग फुट जमीन पर मान्यता दे रहा है। 6 से 8, 6 से 10 और 6 से 12 और 6 से 12 में कला वर्ग और विज्ञान वर्ग वो भी दोनों साथ में दे रहा है। शहरी क्षेत्र में 450 वर्ग मीटर यानी करीब 5,000 स्क्वायर फीट में मान्यता दे रहा है। कमरों की संख्या 15x20 के 4 कमरे 6 से 8 के लिए, 15x20 के 7 कमरे 6 से 10 के लिए, 9 कमरे 15x20 के 6 से 12 के लिए और 14 कमरे 6 से 12 कला और विज्ञान वर्ग के लिए चाहिए। साथ में 15x10 के 2 कमरे और 12x10 के 3 कमरे ये चाहिए कार्यालय, स्टोर रूम और वाचनालय के लिए। इसके अतिरिक्त इसमें अभी ये छूट भी है कि आधे से ऊपर लिंटर्ड हो और आधे टीन सेट हो। फर्श पक्का होना चाहिए, फर्श को जो है आपको पक्का कराना होगा। यही इतना इनका मानक है और इसी पर मान्यता मिलनी है। बाकी सारी जानकारियों के लिए
विभाग से संपर्क करें या व्यक्तिगत रूप से हमारे संगठन कार्यालय पर आकर के संपर्क करें। और इसका जो रिपोर्ट लगना है वो संबंधित जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा लगाया जाना है। उसमें जिला विद्यालय निरीक्षक और आपके उप जिलाधिकारी क्षेत्रीय और राजकीय स्कूल का प्रधानाध्यापक कमेटी में है, तीनों में कोई भी सत्यापन कर सकता है और जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा रिपोर्ट प्रेषित किया जाएगा। बोर्ड मान्यता देगा। बोर्ड लखनऊ में है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोर्ड को प्रोत्साहित किया है। बोर्ड में 2.5 एकड़ में बहुत बढ़िया भव्य जो है मुख्यमंत्री जी की कृपा से निदेशालय और बोर्ड ऑफिस दोनों बनने जा रहा है सिटी स्टेशन के ठीक सामने, और ऐतिहासिक बिल्डिंग होगी। मुख्यमंत्री जी बहुत तेजी से, हमें लग रहा है कि जहाँ तक मुझे ज्ञात है 47 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत भी हो चुका है, जहाँ तक मेरे संज्ञान में आया है, और बहुत जल्दी काम शुरू होगा और बहुत बढ़िया व्यवस्था होगी जी। इसमें जैसे मान लीजिए कि कुछ शुल्कें जमा होती हैं, तो उस शुल्क का क्या प्राविधान है, किस तरीके से जमा होगा? विद्यालय में जो सरकारी कोई न कोई शुल्क मान्यता लेने के लिए करके जो जमा होती है, क्या कुछ है? देखिए, बहुत विस्तृत जानकारी तो हम नहीं दे सकते हैं। सामान्य जानकारी ये है कि 15,000 और 20,000 का डीडी लगता है आवेदन शुल्क के रूप में, और अगर साइंस आर्ट दोनों लेना है तो 25,000 का डीडी लगता है। और इसके अतिरिक्त जो है प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष लगता है, अग्निशमन, नेशनल बिजली कोड का प्रमाण पत्र लगता है। अभी एक प्रशासन योजना लग रहा है, लेकिन आने वाले निकट भविष्य में प्रशासन योजना समाप्त हो जाएगा, क्योंकि महामहिम राज्यपाल ने प्रशासन योजना की व्यवस्था को समाप्त कर रखा है। यहाँ अभी जानकारी नहीं था, प्रस्ताव मैंने दे दिया है और बहुत जल्दी ही इस पर विचार करके बोर्ड इसको ख़त्म करेगा। और बहुत ज़्यादा उसमें बाकी सारे जानकारी क्या है, 30 साल की लीज इसमें लागू है। 30 वर्ष की लीज का अगर आपके पास कागज है तो आपको बैनामा नहीं करना है ज़मीन का। मतलब इतनी शिथिलता शायद देश के किसी भी बोर्ड में नहीं है, और इतनी बढ़िया व्यवस्था भी किसी बोर्ड में नहीं है। अब इसके बाद भी अगर विद्यालय वाले यह सोचें कि हम मान्यता लिए बिना वैधानिक तरीके से चला लें, तो अब ये हम बता देना चाहते हैं अपने संगठन के तरफ से, या अभिभावक आपके पीछे पड़ जाएगा अपने बच्चे का पीईएन नंबर और अपार आईडी लेने के लिए। और जहाँ तक ये भ्रम है कि पीईएन नंबर गलत है और अपार आईडी की कोई आवश्यकता नहीं है, यह भी बेसिक शिक्षक संघ का ही प्रस्ताव है कि नर्सरी टू 8 के बच्चों को एक इनरोलमेंट नंबर जारी कर दिया जाए, ताकि ये पता लगे कि बच्चे वास्तव में पढ़ कहाँ रहे हैं। एक बच्चे का नाम 3 विद्यालय में था, 3 जगह से सुविधाएं निकल रही थी, निरर्थक जो है सरकारी कोष का दुरुपयोग हो रहा था, तो पीईएन नंबर जारी हुआ। और दूसरे की मार्कशीट पर दूसरे लोग नौकरी कर रहे थे, तो सारे मार्कशीटों, सर्टिफिकेट आदि का संकलन करने के लिए अपार आईडी की व्यवस्था बनवाई गई संगठन द्वारा। सरकार ने उसको स्वीकार किया और ये दोनों अनिवार्य होगा। एक बच्चे डिफाइन हो जाएंगे कि वास्तव में बच्चे पढ़ते कहाँ हैं और बच्चे का रिकॉर्ड क्या है। सिन्हा जी, इस शिक्षा बोर्ड से संबंधित हमारा अंतिम प्रश्न है और उसके बाद कुछ संगठन को लेकर के हम चर्चा करेंगे आपसे। जैसे व्यक्ति फाइल लगाना चाहता है तो वो जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ जाएगा, या कह लिया जाए उप जिलाधिकारी, या कहाँ किस कार्यालय जाएगा तो उसको इससे संबंधित जानकारी ठीक से मिल पाएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की बहुत सारी जानकारी तो अभी किसी को नहीं है। या तो उच्चाधिकारियों को है, या चूंकि इसके अभी शुरुआत से जब से मतलब ये तय किया गया कि सारे बिना मान्यता के विद्यालयों को इस बोर्ड से जोड़ करके मान्यता दिला के संरक्षित कर दिया जाए, तो मुझे जानकारी है। और मैंने तय किया है कि जब तक कोई भी व्यक्ति मुझ तक नहीं आएगा, मुझसे नहीं जुड़ेगा, मैं जानकारी नहीं दूंगा। विभाग से जाके लेता है तो उच्चाधिकारी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपको जानकारी दे। हाँ, जो नियम नियमावली है वो पकड़ा देगा, उसके बाद आप कैसे क्या करेंगे वो आप जानें। जिला विद्यालय निरीक्षकों को अभी इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। कुछ जिलों में मैंने जाकर के जिला विद्यालय निरीक्षक को समझाया, लेकिन जब तक मैंने समझाया तब तक उनका स्थानांतरण हो गया, इसलिए वो लोग भी अब बताने की स्थिति में नहीं है। तो कहीं न कहीं लोगों को या तो हमारे बेसिक शिक्षक संघ तक आना होगा, या सीधे डायरेक्टर साहब या सचिव साहब से मुलाकात करके इसकी जानकारी लेनी होगी। रही बात, कुछ जानकारी हम शेयर कर देना चाहते हैं कि इसके आवेदन के लिए किसी के पास नहीं जाना है। इसकी अपनी वेबसाइट है upmssp.com, उसी पे जाके ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन आईडी पासवर्ड बनाना है, उसके बाद लॉगिन करके ऑनलाइन फॉर्म भरना है। सारी जानकारी उसमें सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट निकाल करके 3 प्रतियों में सारी फाइल तैयार करके 2 प्रति संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा होगा, और जिला विद्यालय निरीक्षक 30 दिन के अंदर रिपोर्ट लगाएंगे, उसके बाद बोर्ड मान्यता दे देगा।
अब शर्तों की अंदर की जो बातें जाननी है तो या तो लोग आके हमारे संगठन से जुड़े, हमसे जुड़े, या डायरेक्टर साहब से मिलकर के, सचिव साहब से मिलकर के जानकारी ले लें। दो ही रास्ते हैं लोगों के पास। अब इसके लिए ये तो नहीं कहा जा सकता है कि आप अपने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ में लोगों को लाने के लिए एक मतलब माध्यम ढूंढ लिया है। बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल कहा जा सकता है। खुलेआम मैं कह रहा हूँ कि हर आदमी अपना परिवार बढ़ाना चाहता है। बाहर से आप तमाशा देखें, ये ठीक नहीं है। संगठन अगर कार्य कर रहा है तो आप उसकी मेंबरशिप लेंगे, आप हमारे परिवार से जुड़ेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। आप दूसरे परिवार के होंगे तो कोई दूसरे के परिवार के लोगों के लिए खाना खर्चा की व्यवस्था नहीं करता है, मेरा संगठन भी नहीं करेगा और मैं तो कतई नहीं करूँगा। बरसों से संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, लोग बाहर से बैठ के मजा ले रहे हैं, लूट मची हुई है, लोग लुटा रहे हैं पैसा, अनावश्यक अधिकारियों को घूस दे रहे हैं, अनावश्यक जो है जो कुछ नहीं जानता नेता उसको चंदा दे रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं। तो ये सब उचित नहीं है, ये सब उचित नहीं है और इस पर रोक लगनी चाहिए। चलिए संगठन की ओर थोड़ा सा रुक कर लेते हैं। बहुत जल्द आपसे मतलब आप संगठन में प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हैं और आपने बताया कि मंडल स्तर से आपने शुरुआत की, लखनऊ मंडल से शुरू हुए और आज प्रदेश स्तर पर पहुंच गए। तो इतने समय के बीच के कार्यकाल में कहा जाए आपने कौन कौन से या आपके संगठन की तरफ से आपके ऊपर कौन कौन सी ऐसी जिम्मेदारी दी गई जिसमें से आप आगे बढ़े और उनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, सफलता मिली या कहीं असफलता मिली, क्या अनुभव रहा? देखिए, मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ को, उसके नेतृत्व को और खास करके अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे पिताजी श्री दुर्गाचरण सिन्हा जी को, कि इस काबिल समझा कि हमको संगठन में पद दिया। मंडल महामंत्री बनने के बाद विभिन्न समस्याओं को लेकर के संघर्ष किया हम लोगों ने, साथियों ने हमारे संघर्ष किया। कहीं न कहीं राजनीति में जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, राजनीति में जिम्मेदारियां ली जाती हैं और मैंने जिम्मेदारी ली, जानकारी के साथ उसके लिए संघर्ष किया। नेशनल बिल्डिंग कोड, अग्निशमन कोड हमारे पदाधिकारी बनते ही पूरे प्रदेश में लागू हुआ। भयंकर संघर्ष किया हमने, उसको रुकवाया अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ। उसके बाद विभिन्न मुद्दों को लेकर के सर्व शिक्षा अभियान रथ यात्रा 365 दिन का हम लोगों ने निकाला, अपने पदाधिकारियों के साथ पूरे प्रदेश का मैंने दौरा किया। उसके बाद शिक्षा ज्योति रथ यात्रा 90 दिन की, उसमें मैंने नेतृत्व किया, मुझे नेतृत्व सौंपा गया। पूरे प्रदेश के करीब 65 जनपदों में मैंने शिक्षा ज्योति रथ यात्रा को घुमाया। उसके बाद लाज बचाओ रथ यात्रा निकला, उसमें भी 7-8 जनपदों का मैंने नेतृत्व किया, बाकी जो है अन्य पदाधिकारियों ने किया। इस तरह से तमाम संघर्ष हुए, यहाँ से लेकर दिल्ली तक धरना प्रदर्शन, कितने गिनाया जाए कि कितना संघर्ष हुआ, बरसों संघर्ष हुआ। सफलताएं सब में मिली, असफलता कहीं नहीं मिली। आज संघर्ष की ही देन है कि हमारे सारे विद्यालय आरटी पोर्टल पे हैं। हजार की संख्या में विद्यालय, लाखों की संख्या में बच्चे और सैकड़ों करोड़ रुपए का भुगतान आरटी के प्रतिपूर्ति के रूप में हो रहा है। आने वाले निकट भविष्य में सारे विद्यालय, अभी तक तो मेरी जानकारी में 70,000 विद्यालय आरटी पोर्टल पे हैं, 97,000 से ऊपर विद्यालय यूडाइस पोर्टल पे हैं, 1.5 करोड़ से ऊपर बच्चे हमारे वहाँ इनरोल हो चुके हैं यूपी यूडाइस में। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उपलब्धियाँ हैं। अभी प्री प्राइमरी प्रत्येक विद्यालय में अपडेट होने जा रहा है, जैसे बाल वाटिका सरकारी स्कूलों में होने जा रहा है। 100% विद्यालयों को यूडाइस मिलने जा रहा है और मान्यता का आपने सुना ही कि मान्यता किस हिसाब से मिलने जा रही है। नवीनीकरण स्थायीकरण पर रोक लगने जा रहा है, जो फर्जी तरीके से नवीनीकरण स्थायीकरण पूरे प्रदेश में हो रहा है उस पर रोक लगने जा रहा है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान में लिया। अभी बीच में आप लोगों ने देखा होगा, अपार आईडी को लेकर के अधिकारी क्रूर हो गए थे हमारे मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रति, गाली तक देने लगे थे। मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और मुझे याद है कि मैंने 5 तारीख को, कौन सा महीना था, महीना तो याद नहीं आ रहा है, 5 तारीख को मैंने पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को और 7 तारीख को प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश हो गया कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों के सम्मान की रक्षा की जाए और कोई भी अधिकारी उनके साथ दुर्व्यवहार न करे। बहुत बड़ी बात है किसी व्यवस्था के लिए। तो सफलता तो बेसिक शिक्षक संघ को लगातार मिल रहा है और बेसिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को भी मिल रहा है, लेकिन अब उसमें कुछ विषमताएं भी हैं। कुछ हमारे ही साथी नियमों का पालन न करके अधिकारियों से साठगांठ करके हमारे मान्यता प्राप्त विद्यालय वालों को प्रताड़ित करा रहे हैं, जिस पर हम लोग अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
मनरेगा से चलिए खत्म भी हो गया लगभग। बहुत बढ़िया रहा।